राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। थप्पड़ की आवाज़ पूरे गार्डन में गूंज उठी। रुद्र का चेहरा एक ओर झुक गया और रुद्र पहले तो हैरान था, पर एकदम से उसने गुस्से से मुट्ठी कस ली। उसे किसी ने भी आज तक इस तरह थप्पड़ नहीं मारा था, जिस तरह से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रुद्र अचानक से अपना हाथ उठाकर, रुद्र भी आव्या को मारने वाला होता है, पर बीच में ही अपने हाथ एकाएक रुक जाते हैं। आव्या डर से अपने चेहरे पे हाथ रख लेती है। रुद्र को अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। रुद्रांशी बहुत सा नेचर रुद्र में आया था, इसमें से गुस्सा भी एक था। वह अपना गुस्सा कभी कंट्रोल नहीं कर सकता था, पर उसने बहुत मुश्किल से खुद को रोका था। वह आव्या के एहसास होता है कि रुद्र रुक गया है, तो वह अपने हाथों को चेहरे से हटाती है। आव्या की आंखों में अब भी नमी थी, जिसे देखते हुए रुद्र अपनी आंखें बंद करता है और हाथ को पीछे कर 2 कदम पीछे होकर नाम में सहलाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को आव्या को चोट पहुंचाने ने रोक रहा हो। वह खुद को कंट्रोल कर रहा था। आव्या जब रुद्र को चुप देखती है, तो वह आगे बढ़कर रुद्र के सीने पे मारते हुए कहती है, झूठे हो तुम। झूठ कहा तुमने मुझे। कल तुम कोई डील नहीं कर रहे थे, तुम होटल रूम में एक लड़की के साथ थे। मैंने देखा था, तुमने उसके कपड़े भी उतारे थे। चीटर, तुमने मुझे चीट किया। मारते और बोलते बोलते आव्या अब रोने लगी थी। रुद्र अब आव्या की बात सुनता है तो वह सोच में पड़ जाता है। सोचते सोचते उसे कुछ ख्याल आता है। सोच से बाहर आकर रुद्र अचानक ही आव्या को पकड़कर नीचे लेटा देता है। गार्डन में मखमली सी घास थी, जिस पर रुद्र ने आव्या को लेटा दिया। रुद्र आव्या की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाकर उसके चेहरे से बहुत करीब झुकता है और आव्या एकदम से शांत हो जाती है और रुद्र की आंखों में देखने लगती है। रुद्र गुस्से भरी आंखों से आव्या के छोटे से चेहरे को देख रहा था। रुद्र गुस्से भरी आवाज में कहता है, तुमने क्या देखा, क्यों देखा, ये सब मुझे मत बताओ। गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। तुम्हारी इन आंखों की गलती है। रुद्र ने आंखों से अब जैसे अंगारे निकल रहे थे। एक पल के लिए तो आव्या के पूरे शरीर में डर ही लहर फैल जाती है। उसने रुद्र को इस तरह तक गुस्सा करते हुए नहीं देखी थी। रुद्र ने गुस्से से अब उसके हाथ को बहुत ज़्यादा कस लिया था, जिससे आव्या को दर्द हो रहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसकी उंगलियां टूट कर उसके हाथ से अलग हो जाएंगी। आव्या दर्द से कहती है, दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, आहा। रुद्र आव्या के दर्द को चेहरे को देखता है और फिर पकड़ ढीली कर लेता है। आव्या को राहत मिलती है। उसे अब रुद्र की बातें समझ आती हैं, जिससे उसकी आंखें फिर एक बार नम हो जाती हैं। रुद्र को आव्या की आंखों में नमी देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मन ही मन गुस्से से बोला, जस्ट आई हेट योर थिंक बेबी गर्ल। आव्या अपने आंसू को बहाते हुए कहती है, आई लव यू रुद्र, प्लीज़ कह दो ना कल उस रूम में तुम नहीं थे। मेरा वहम था, तुम कभी किसी लड़की के करीब नहीं गई हो। आव्या कल के खुद को यही समझाने की कोशिश कर रही थी। रुद्र आव्या की हालत समझ रहा था। वह समझ रहा था आव्या के अंदर क्या बीती हुई है। रुद्र आव्या के शांत करने के लिए अचानक से उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। रुद्र अब आव्या के किस करने लगा था। आव्या को भी जैसे इस किस की बहुत ही सुकून मिलने लगा। वह अपनी आंखें बंद करके रुद्र की फीलिंग को महसूस करने लगी। रुद्र अब आव्या को डीपली किस करने लगा था। गार्डन में बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी उस ओर नहीं आता था। आव्या और रुद्र का मखमल सी घास पर थे और रुद्र आव्या के ऊपर चढ़े हुए और आव्या उसके नीचे सिमटी हुई थी। दोनों को अगर इस वक्त कोई देखता तो शर्म से नजर झुका लेता। आव्या के मीठे मीठे होठ को रुद्र बहुत ही शिद्दत से किस किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद रुद्र आव्या के होठों को छोड़ता है। अब दोनों के चेहरे पे जो परेशानी और गुस्सा थी वह गायब हो चुकी थी, जैसे दोनों को दवाई मिल गई हो। रुद्र आव्या को शान से उठाकर गले लगा लेता है। रुद्र अब बैठा हुआ था और आव्या रुद्र के कमर के दोनों तरफ पैरों में रखी हुई थी। रुद्र आव्या के पीठ को धीरे से सहलाने लगता है। आव्या को रुद्र के करीब बहुत सुकून मिल रही थी, लेकिन उसका दिमाग उसे रातों की बातों को सोचने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि रुद्र ने अभी भी उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। आव्या फिर से पूछती है, वो लड़की कौन थी और तुमने उसके कपड़े क्यों। उसके आगे आव्या कुछ कहती। रुद्र उसके अलग होकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, डोंट, ये तुम्हारे फालतू से सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा। अगर तुमने ही कहा था ना कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट होता है, तो ट्रस्ट करो मुझ पर। फालतू के सवाल, आव्या जोर से देकर कहती है। रुद्र, मैं पूरी रात ये सोच सोच कर
सो नहीं पाई और तुम फालतू के सवाल कह रहे हो। इतने बोलते हुए आव्या नाराजगी से उसे देखती है। रुद्र के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वह कुछ बताना नहीं चाहता। आव्या जब उसे सवाल कर रही थी तब रुद्र आव्या की ओर ध्यान से देखकर दूसरी ओर ही देखने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे वह उसके सवालों को इग्नोर कर रहा हो। आव्या भी ये नोटिस कर पा रही थी, जिसने उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आव्या रुद्र के चेहरे को पकड़कर अपनी ओर करते हुए कहती है, रुद्र बताओ ना। रुद्र आव्या के बाल को पकड़कर चेहरे को ऊपर करता है और कहता है, मैं किसी को भी रिलेशनशिप नहीं देता। सॉरी, मैं किसी को भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता। अगर तुमने कोई चीज़ देखी है तो ये तुम्हारी गलती है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अगर तुम मुझे गलत समझ रही हो तो समझो। रुद्र ऐसा इंसान नहीं था कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए किसी के सामने भी गिड़गिड़ाए। उसका ऑरा हमेशा से स्ट्रांग रहा है और स्ट्रांग ही रहेगा। वो अपने एटीट्यूड से कभी किसी की वजह से खत्म नहीं कर सकता। रुद्र को अब आव्या का थप्पड़ मारना याद आता है। रुद्र अपने सर्द भरी आवाज़ में कहता है, लाइफ में सबसे बड़ी गलती करी तुमने, मुझे थप्पड़ मारकर। उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इतना कहते रुद्र अपनी चलती आंखों से आव्या के उस हाथ को देखता है जिस हाथ से आव्या ने रुद्र को थप्पड़ मारा था। रुद्र आव्या के उस हाथ को पूरी तरह से घूर रहा था। घूरते हुए वह अपने हाथों में अपनी उसी हाथ को सहला रहा था। वह अपने हाथ से उसके उसी हाथ को सहला रहा था। रुद्र इस वक्त शांत जरूर था, लेकिन उसकी हरकत से कोई भी डर सकता था। आव्या भी इस वक्त डर रही थी। रुद्र सर टेढ़ा करके आव्या को देखते हुए कहता है, वेट एंड वॉच। रुद्र अब आव्या के चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए उसे देखता है। आव्या रुद्र के ऐसा करने से और ज़्यादा डर जाती है। अपनी उंगली को घुमाते घुमाते रुद्र आव्या के होठों को सहलाता है और आखिर बार सर्द आवाज में कहता है, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था बेबी गर्ल। दूसरी ओर जेल में शौर्य एकटक अपने हाथ में पकड़े डिवोर्स पेपर को घूर रहा था। उसके शेल पर रुद्रांश बैठा हुआ उसे भड़काते हुए कहता है, मैंने पहले ही तुमसे कहा था ये सिंघानिया फैमिली तुम्हें अपना नहीं मानती। अगर मानती तो तुम इस तरह जेल में नहीं होते और ना ही तुम्हारे प्यार से तुम्हें इस तरह से अलग करवाते। रुद्रांश शौर्य को ब्रेन वॉश कर रहा था। एक रुद्रांश ही तो था, हमेशा दूसरों के सारे बाजी खेलता था। आज तक शौर्य ने जितना भी कुछ भी किया था सब कुछ रुद्रांश का किया धरा था। शौर्य आज बिल्कुल चुप था और बस उस पेपर को घूरे जा रहा था जो कुछ पल पहले आदित्य के वकील ने दिया था। बहुत देर तक रुद्रांश शौर्य को भड़काने की कोशिश करता है और जब शौर्य जवाब नहीं देता है तो रुद्रांश कहता है, तुम सुन भी रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। शौर्य सर उठाकर रुद्रांश को देखता है। रुद्रांश के चेहरे को देखते उसे रुद्रांश को उसे बचपन से भड़काना याद आता है। शौर्य नॉर्मली ही कहता है, सब समझ आ रहा है मुझे और साफ साफ समझ आ रहा है। शौर्य की ये बात सुनते ही रुद्रांश के चेहरे पे एक संतुष्टि सी दिखती है कि वह भड़काने में कामयाब हो गया। शौर्य के चेहरे पे अचानक ही डार्कनेस आ जाती है। वह रुद्रांश को घूरते कहता है, मुझे समझ आ रहा है कि बचपन से तुमने किस तरह से मुझे अपनी फैमिली के खिलाफ कर दिया। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। मैं पागल था कि तुम्हारी बातों में आ गया। इतना कहते हुए हंसने लगता है। हंसते हुए शौर्य कहता है, लेकिन चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम कुत्तों की मौत मरोगे। रुद्रांश सुनकर शौर्य को गुस्से से घूरता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। रुद्रांश वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम्हें कैसे अपने काबू में करना है मुझे अच्छी से पता है। तुम्हारी लैला अब अपने बिना सिक्योरिटी वाले घर में रह रही है, कभी भी किडनैप हो सकती है, ध्यान रखना। भोली सी बच्ची तो है। शौर्य के चेहरे पर एकदम से परेशानी झलक उठती है और वो रुद्रांश को कुछ बोलने ही वाला था कि तब तक वह वहाँ से जा चुका था। शौर्य अब फिर से डिवोर्स पेपर को देखता है और कुछ सोचकर पेन उठाकर सिग्नेचर करता है। रात के वक्त में अव्यान और प्रज्ञा वापस आ चुके थे। प्रज्ञा जब से वापस आई थी तब से सभी उसे छेड़ रहे थे। प्रज्ञा परेशान हो चुकी थी। डिनर में सभी बैठे हुए थे। ध्रुवश गार्डन में था और सिगरेट से धुएं उड़ा रहा था। उसने आंखों के सामने इस वक्त धारा का मासूम चेहरा दिख रहा था। वह जैसे ही आंखें बंद करता है तो धारा का चेहरा गायब होकर कायरा का चेहरा उभरता है। भले ध्रुवश ने ये कभी नहीं दिखाया, लेकिन जब कायरा नहीं थी तो उसे वह बहुत मिस करने लगा था।
पार्टी में जब कायरा उसके मिलने आई तो उसने उसे इग्नोर इसीलिए किया क्योंकि वह कायरा से नाराज़ था। कायरा बिना बताए गायब थी। इससे ध्रुवंश को गुस्सा आ रहा था। ध्रुवंश कुछ पल सिगरेट पीता रहता है। तभी उसे एक फ़ोन कॉल आती है। फ़ोन कॉल पर फ्लैश नाम को देखते वह सोच में पड़ जाता है कि वह कॉल रिसीव करे या नहीं करे। बहुत देर बाद वह रिसीव करता है। उधर से कायरा की आवाज़ आती है, मुझे तुमसे कल मिलना है, अगर नहीं आई तो याद रखना मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगी। इतना कहते ही कायरा कॉल कट कर देती है। ध्रुवंश को तो वह कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती। ध्रुवंश अब फ़ोन को देखता रह जाता है। डिनर के बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं। रोहान स्वर्णा के माथे पर किस करके उसे कंबल से अच्छे से उड़ा देता है। स्वर्णा रोहान को मुस्कुराते हुए देखकर कहती है, आई लव यू डैडू। रोहान के होठों पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। रोहान लाइट बंद करके कमरे से निकल जाता है। अपने कमरे में उठ जाते हुए रोहान और अनुराग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। रोहान को देखते अनुराग रुक जाता है। रोहान एक नज़र तक अनुराग को नहीं देखता, वह उसके साइड से निकलने लगता है। अनुराग रुका हुआ कहता है, कब तक तुम ऐसे मुझसे नाराज़ रहोगे रोहान? तुम समझते क्यों नहीं हो? बस एक एक्सीडेंट था। अगर मुझे पता होता कि कभी स्वरा को अंदर नहीं भेजता, बिल्कुल खुद जाता। बल्कि रोहान कुछ देर तो चुप रहता है। रोहान कुछ नहीं कहता और अपने कमरे की ओर ही चला जाता है। अनुराग बस रोहान को देखता रह जाता है। उसे रोहान का ऐसा चुप रहना सच में बहुत ज़्यादा चुभता था। रोहान बहुत जल्द किसी को क्लोज नहीं जाता और जब चाहता है तो अपने दिलो दिमाग से बस उसे बसा लेता है। अनुराग और रोहान काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। दोनों के बीच दूरियां आना अनुराग को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। अनुराग गिल्ट में था, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय माफ़ी मांगने के। सुबह का वक्त, प्रज्ञा तेज धूप के कारण उसकी आंखें खुलती हैं और सामने अव्यान को देखती है। अव्यान को देखते ही प्रज्ञा को आंखों के सामने दोनों ने जो रात का प्यार के लम्हे जिए थे वह उसे याद आ जाते हैं। प्रज्ञा खुद को देखती है, उसमें इस वक्त बस अव्यान की शर्ट पहनी थी। इसके सिवाय उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। अव्यान इस वक्त शर्टलेस आराम से सो रहा था। आखिर उसने पूरी रात जागकर अपने प्यार को जो देखा था। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए अव्यान की तरफ बढ़कर अपने माथे पर उसके माथे पर किस करती है और बहुत ही लाइट लिप्स किस करती है। प्रज्ञा चादर हटाकर जैसे ही बेड से उठती है उसे बहुत तेज़ दर्द का एहसास होता है। प्रज्ञा दर्द से आंखें मीच लेती है और धीरे से पलटकर अव्यान को देखती है। प्रज्ञा अव्यान को खा जाने वाली नसों से घूर रही थी क्योंकि सब कुछ अव्यान का किया धरा था। वह प्रज्ञा के घूरने का अब कोई मतलब नहीं था क्योंकि अव्यान तो अपनी नींद में पूरी करने में लगा हुआ था। प्रज्ञा लाचारी से किसी तरह अपने दर्द को संभाल कर वॉशरूम चली जाती है। कुछ वक्त बाद हल्के गर्म पानी के शॉवर लेकर बाहर आती है, जिससे उसे दर्द से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। प्रज्ञा ने इस वक्त ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी, जिस पर उसका गोरा बदन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। प्रज्ञा मांग में सिंदूर भरकर एक नज़र खुद को निहारती है। उसके गर्दन पर उसके अव्यान के लव बाइट्स के निशान थे, जिसे देखकर प्रज्ञा शर्मा सी जाती है। प्रज्ञा फिर एक बार सोते हुए अव्यान को देखती है और फिर कमरे से निकल जाती है। आज घर थोड़ा सन्नाटा था, बहुत कम ही लोग घर में उपस्थित थे। अप्रिता सोफे पर बेढंग तरीके से लेटी हुई फ़ोन चला रही थी और प्रज्ञा अब सब तरफ नज़रें घुमाए अप्रिता से कहती है, सब लोग कहाँ चले गए? अप्रिता प्रज्ञा के एक नज़र देखकर आलिसपन में कहती है, छोटू डैड को छोड़कर सभी डैड और चाचू अपने ऑफिस चले गए। सभी मॉम मंदिर गई हैं परिवार की खुशी हमेशा बरकरार रखने के लिए। स्वर्णा अपने फेवरेट भाई आरुष के साथ टाइम स्पेंड करने गई है और अंश भाई भी कहीं चले गए और आव्या दी। प्रज्ञा अप्रिता की पूरी लेक्चर सुन रही थी। अप्रिता की आखिरी बात खत्म भी नहीं होती कि तभी एक आवाज़ आती है, मैं यहाँ हूँ। प्रज्ञा पीछे मुड़कर देखती है। आव्या के होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। आव्या आगे आकर प्रज्ञा का हाथ पकड़कर कहती है, चलिए भाभी नाश्ता कर लेते हैं। अप्रिता दोनों पर ध्यान देते हुए कहती है, आव्या दी आप प्रज्ञा से बड़ी हैं, ऐसे भाभी बोलने से कितना अजीब साउंड करता है ना। प्रज्ञा तुम बताओ, तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या?
आव्या दी तो मैं भाभी बोलकर खुद को छोटी दिखा रही हैं। अप्रिता एक बार आव्या को फिर प्रज्ञा को देखकर बोलती है, सब सही था, लेकिन अप्रिता को लास्ट लाइन आव्या को चुभ गई। उसे अप्रिता का ऐसा बोलना थोड़ा बुरा लगा, इसलिए वह तुरंत उससे कहती है, भाभी मैं इन्हें बड़ी दिखाने या खुद को छोटा दिखाने के लिए नहीं बोलती, बल्कि इनकी रेस्पेक्ट करने के लिए बोलती हूँ। अप्रिता फीकी स्माइल देखकर अपने फ़ोन में देखने लगती है। प्रज्ञा को तो समझ ही नहीं आती कि अचानक क्या हुआ, अप्रिता ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। आव्या एक नज़र अप्रिता को देखकर प्रज्ञा से कहती है, चलिए भाभी भूख लगी है। आव्या और प्रज्ञा डाइनिंग टेबल पर जाते हैं। प्रज्ञा अप्रिता को देखते हुए कहती है, इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। आव्या ब्रेकफास्ट प्लेट में रखते हुए कहती है, वो वैसी है, छोड़िए हमें, आप नाश्ता कीजिए। प्रज्ञा कुछ पल अप्रिता को देखती है और फिर अपना नाश्ता करने लगती है। आव्या नाश्ता कर ही रही थी, तभी अचानक ही उसकी नज़र प्रज्ञा के गर्दन पर चली जाती है। प्रज्ञा के गर्दन पर लव बाइट्स के निशान देखकर आव्या को रुद्र की गर्दन याद आ जाती है, जिस पर कल लव बाइट्स के निशान थे। आव्या कुछ को सोचकर अपनी नज़रें झुका लेती है, क्योंकि रुद्र ने उसे अब तक क्लियर नहीं किया था कि वह उस रात वहाँ क्यों था, वो लड़की कौन थी, क्यों थी, वह दोनों के बीच क्या हुआ था। आव्या डिस्टर्ब तो थी, लेकिन रुद्र था, वह कुछ भी बताने वाला नहीं था। दूसरी ओर आरुष और स्वर्णा एक चिल्ड्रेन पार्क आए थे। स्वर्णा को हमेशा से ही बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था। स्वर्णा झूले में बैठी हुई थी और आरुष उसे धक्का दे रहा था। स्वर्णा के होठों पर मुस्कुराहट बरकरार थी। आरुष झूले को धक्का देकर कहता है, और कितनी देर स्वीट सिस्टर। स्वर्णा झूले के मज़े लेते हुए कहती है, भाई आप हाथ चलाओ, ये मत पूछो कब तक चलाना है। इसके इतना बोलते ही आरुष का मुंह बन जाता है। स्वर्णा का मन तो इतनी जल्दी भरने वाला नहीं था। बेचारे आरुष के तो हाथ में तो अब दर्द भी होने लगा था, जिसका अंदाज़ा स्वर्णा को बिल्कुल भी नहीं था, और वो अपने मस्ती में थी। वहीं कार में बैठा सिद्धार्थ इन सब स्वर्णा को ही देख रहा था। उसने स्वर्णा के इनवाइट तो किया था अपने घर, लेकिन स्वर्णा नहीं गई। उसे वैसे भी इन सब ज़्यादा समझ नहीं थी। उसने थोड़ी बहुत सोची थी सिद्धार्थ के बारे में, लेकिन उसके बारे में तो उसने सोचना ही बंद कर दिया। स्वर्णा अब किसी सिद्धार्थ को नहीं जानती थी। सिद्धार्थ की कार बहुत देर तक वहीं खड़ी रही, फिर वह चलने का इशारा करता है। सिद्धार्थ की कार चंद पलों में वहाँ से गायब हो जाती है। सिद्धार्थ अपने मन में कहता है, ये लड़की आखिर खुद को समझती क्या है, उसने क्या मुझे ऐसे गहरा गहरा लड़का समझ रखा है। सिद्धार्थ के इस तरह तो किसी ने भी इग्नोर नहीं किया था जितना स्वर्णा उसे कर रही थी। फर्स्ट मीटिंग से उसने जो स्वर्णा को मासूम चेहरा देखा था, वो कुछ पल तो वह उस पर खो गया था। सिद्धार्थ एक बार स्वर्णा से मिलना चाहता था, क्योंकि कुछ था जो स्वर्णा सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, पर यह बात स्वर्णा नहीं समझ रही थी। एक सुनसान सी जगह समुद्र की लहरों की आवाज़ों से शांत नहीं थी। ध्रुवंश चलते हुए कायरा के काफ़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है। कायरा खड़ी हुई सामने की ओर एकटक देख रही थी। कुछ देर रुकने के बाद ध्रुवंश कुछ सोचते हुए कायरा के एकदम साथ खड़ा हो जाता है। ध्रुवंश के दिमाग में कुछ चल रहा था और कायरा जो है वो सामने की तरफ देखते हुए खोए हुए कहती है, सब्रवाल फैमिली की इकलौती औलाद हूँ, लेकिन कभी लगा नहीं कि मेरे कोई पेरेंट्स हैं। बाप तो अपने पैसे बढ़ाने में लगे हुए हैं और माँ अमीरी दिखाने में। आई डोंट नो मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ, लेकिन मुझे बताने का मन कर रहा है। तुम्हारा नेचर कैसा है मेरा जरा भी आइडिया नहीं है, पर इतना ज़रूर पता है कि कुछ तो है जो मुझे खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। कायरा इतना बोलते हुए ध्रुवंश की ओर पलटी। कायरा के चेहरे पर इस वक्त बस एक सरकास्टिक सीरियसनेस थी। कायरा ध्रुवंश के चेहरे को देखकर कहती है, कुछ वक्त के लिए मैं यहाँ नहीं थी, पर हर दिन पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी याद आ जाती थी। कॉल करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई। आज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि ताकि एक बार तुमसे परमिशन ले सकूँ। ध्रुवंश कायरा की बातों को बहुत ही गौर से सुन रहा था। कायरा ध्रुवंश की आंखों में आंखें मिलाए कहता है, कैन आई लव विद यू। ध्रुवंश यह सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है,
क्योंकि कायरा उससे प्यार करने के लिए परमिशन मांग रही थी। जनरली तो लड़कियां अगर लड़के को पसंद करती हैं तो डायरेक्ट आई लव यू कहती हैं, पर कोई किसी से ये परमिशन नहीं मांगती कि वह उससे प्यार कर सकती है या नहीं। कुछ देर के लिए ध्रुवंश कायरा को देखता रह जाता है। कायरा भी बस उसे आंखों में देख रही थी। वह ध्रुवंश की आंखों में पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह क्या जवाब देगी इसके बारे में सोच रही थी। कायरा को बिल्कुल भी धारा के बारे में आइडिया नहीं था, क्योंकि अब वह आव्या धारा के बारे में नहीं जानती थी और कायरा को सब कुछ बताने वाली आव्या थी। जैसे तो जब काफ़ी वक्त बीत गया उसने गुजर गए हुए, जिससे अब ध्रुवंश उस चीज़ के बारे में निकल रहा था। वह धारा को भूल तो नहीं सकता, लेकिन अपनी ज़िंदगी आगे ज़रूर बढ़ा सकता है। वह ज़िंदगी भर तो ऐसे नहीं रह सकता था। धारा भी ने भी तो उससे कहा था कि उसके मरने के बाद भी वह अपनी लाइफ में आगे बढ़े, उसकी वजह से ना रुके। ध्रुवंश कुछ पल तो ऐसे ही शांत रहता है और फिर धीरे से आगे बढ़कर कायरा को गले लगा लेता है। रुद्र इस वक्त आईने के सामने शर्टलेस खड़ा हुआ आईने में गर्दन के लव बाइट्स के निशान को देख रहा था। देखते हुए रुद्र की आंखें बहुत ज़्यादा सर्द हो गईं। उसे उस रात जो हुआ वह सब कुछ बहुत ही स्पीड में दिख रहा था। रुद्र लव लाइट बाइट्स को छूते हुए बहुत ही दर्द आवाज में कहता है, लेट्स पनिशमेंट टाइम। 2 दिन बाद ध्रुवंश और कायरा इस वक्त एक चट्टान पर बैठकर सामने झरने को देख रहे थे। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा शांति थी। ध्रुवंश उस झरने में खोया हुआ कुछ सोच रहा था। तभी कायरा का फ़ोन एकदम से बजता है। कायरा फ़ोन में से हो रहे नाम को देखकर छिड़ते हुए कॉल कट कर देती है। फ़ोन रिंग की वजह से ध्रुवंश का भी ध्यान कायरा पर चला जाता है। अपनी तरफ ध्रुवंश को देखते हुए कायरा जल्दी से कहती है, वो मेरे डैड का कॉल था। इतने बोलते हुए चुप हो जाती है। ध्रुवंश उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ पा रहा था कि उसे अपने डैड से कितना ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। ध्रुवंश पूछता है, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स से कोई प्रॉब्लम है? कायरा यह सुनकर अजीब सा मुंह बनाती है। हाँ, थोड़ी, कहकर कायरा उठकर खड़ी होती है और आगे बढ़ जाती है। कायरा कुछ दूर पर ही एक छोटे से पत्थर पर खड़ी हो जाती है, जहाँ उसके गोरे पैर पर ठंडा पानी छिटक रही थी। कायरा ने इस वक्त एक वाइट शर्ट के साथ ब्लैक शॉर्ट जीन्स पहनी थी। उसमें उसके लंबे गोरे पैर अच्छे से दिख रहे थे। ध्रुवंश भी उससे कुछ पास आकर खड़ा हो जाता है। कायरा उस पानी में एंजॉय करते हुए कहती है, मैं जब 10 साल की थी तो मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली। डैड ने भी अपने ईगो में आके दूसरी शादी कर ली। उस वक्त से मुझे डैड का प्यार ना मिला और ना ही मॉम का। वैसे तो बचपन से ही मुझे कुछ खास प्यार नहीं मिला। इतना बोलते ही कायरा मुस्कुराते हुए बहते पानी को पकड़कर उछालने लगती है। वैसे तो ये किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा था, लेकिन कायरा बिल्कुल नॉर्मल थी। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह टूटी हुई है। कायरा ने खुद को संजो कर रखा हुआ था। ध्रुवंश बहुत गौर से कायरा को नोटिस कर रहा था। कायरा को देखते हुए ध्रुवंश कुछ सोचते हुए एकदम से पूछता है, आर यू थ्रीप गर्ल? क्या तुम चोर लड़की हो? जैसे ही ध्रुवंश ये कहता है, कायरा के चेहरे के रुंग उड़ जाते हैं। वह ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश उसे बहुत ही गौर से देखने लगता है। ध्रुवंश को याद आता है कि उसने कायरा को एक बार पुलिस से भागते हुए देखा था। पुलिस कायरा के पीछे चोर चोर बोलते हुए पीछा कर रही थी। कायरा भी अब ध्रुवंश को कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह एकदम से कहती है, हाँ हूँ, लेकिन हमेशा अपने बाप को ही पैसा चुराती हूँ। एक्चुअली मेरे डैड मेरे डैड एक ऐसे इंसान हैं जो गरीबों को पैसा छीनकर खुद की तिजोरी को भरते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे अमीर वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए, बस सुख चाहिए, और सुख हमेशा ईमानदारी से ही मिलती है। मैं अपने डैड के पैसे चुराकर उन लोगों में ही बांट देती हूँ जिनसे छीने गए थे। सच में इससे मुझे उन लोगों के बहुत प्यार मिलता है। इतना कहकर कायरा ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश कुछ बोलता उससे पहले अचानक ही कायरा ध्रुवंश का हाथ पकड़ बहुत तेज़ी से उसे पानी में धक्का दे देती है। कायरा के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। ध्रुवंश जल्दी से उस ओर देखता है तो उसकी नज़र कायरा के सीने पर जाती है। वहीं से खून निकल रहा था। ध्रुवंश एकदम से हैरान हो जाता है।
कायरा गिरती है तो ध्रुवंश तुरंत उसे संभाल लेता है। कायरा की आंखें हल्की खुली थी, मतलब उसकी आंखें बंद होने के कगार पर थीं। ध्रुवंश कुछ भी समझ पाता उससे पहले उसके कान के सामने से बहुत स्पीड से बुलेट पार हो जाती है। ध्रुवंश एक तरफ देखता है तो उसे एक आदमी दिखता है जिसने अपने मुंह पर कवर करके रखा था और ध्रुवंश को शूट करने के लिए निशान लगा रहा था। ध्रुवंश तुरंत अपने बैग से गन निकालकर उसकी ओर शूट करता है। ध्रुवंश के शूट करने से उस आदमी के हाथ पर गोली लगती है और वह तुरंत वहाँ से भाग जाता है। ध्रुवंश अब तुरंत गन को फेंककर कायरा को बुलाने लगता है, हे कायरा, अपनी आंखें खोलो। कायरा अपनी बंद होती आंखों को बहुत मुश्किल से खोलने की कोशिश कर रही थी, पर उसे खुल नहीं रही थी। कायरा के खून बहते हुए अब पानी में टप टप करती हुई गिर रही थी। ध्रुवंश के चेहरे पर इस वक्त पसीने आ रहे थे। वह एक बार धरा को खो चुका था, जिस वजह से वह कायरा की हालत देख घबरा रहा था। कायरा अपनी आंखें बंद ही हुई थी, धीरे से बोली, तुम ठीक हो ना? खुद की इतनी खराब हालत के बावजूद इस वक्त कायरा को ध्रुवंश की फिक्र थी। भले वह आँख खोलकर देख नहीं पा रही थी, पर वह उसे छूकर चेक कर रही थी कि कहीं ध्रुवंश को चोट तो नहीं लगी। लाइफ में पहली बार ध्रुवंश को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ यानी श्रेष्ठा जैसे ही कोई मिली है, जो अपने सिर्फ ध्रुवंश के बारे में इतना सोचती है। कायरा की सांसें अब धीमी होने लगी थी। ध्रुवंश कायरा को गाल पर थपथपाते हुए बुलाता है, कायरा, मेरी बात सुनो, प्लीज़ आंखें बंद मत करो। कायरा की आंखें मुंह बंद हो चुका था और अब उसकी सांसें भी बंद होने के कगार पर आ गई थीं। ध्रुवंश उसे बुलाते हुए तुरंत गोद में उठा लेता है, उसे बुलाने लगता है। ध्रुवंश दौड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। कार में पहुँचने ही ध्रुवंश कार की ड्राइविंग सीट पर बैठता है और एक बार से कायरा के सीने से लगकर ड्राइव करता है। ध्रुवंश की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज से धड़क रही थीं। कायरा के ना होने का डर ध्रुवंश को सताने लगा था। ध्रुवंश इस वक्त भीगे हुआ था पानी से और हाली की तरह कायरा के लाल खून को रंगा हुआ था, होली की तरह। कार हॉस्पिटल पर जैसे ही रुकती है, ध्रुवंश को एहसास होता है कि कायरा के भी एकदम से सांसें रुक गई हैं। कायरा का हाथ तो अचानक ध्रुवंश के शर्ट को पकड़ रखे हुए थे, पर बेजान सा छूट कर नीचे गिर जाता है। ध्रुवंश का पूरा शरीर सन पड़ जाता है। ध्रुवंश को अब उस वक्त का याद आता है जिस वक्त का धारा की सांसें इसी तरह रुक गई थी। कुछ वक्त तो ध्रुवंश वहीं बैठा एकटक कायरा को देखने लगता है, पर जब से कायरा के बेजान शरीर का पता चलता है तो ध्रुवंश की आंखें नम हो जाती हैं। ध्रुवंश कायरा के चेहरे को छूकर कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। इतना कहकर ध्रुवंश कायरा के गालों को बहुत धीरे से सहलाता है। उसे इस वक्त कायरा के साथ बिताए हर लम्हे याद आने लगते हैं। कायरा से मुलाकात, उसकी बहस, उसकी हरकतें, उसका हक जताना, ध्रुवंश की आंखों के सामने वह सब कुछ घूम रहा था। ध्रुवंश अब भी बहुत धीरे से उसके गाल को छू रहा था। ध्रुवंश को अब कायरा को अपने बीच हुई फर्स्ट किस याद आती है, जो उन्होंने दोनों के लिए पहला एहसास था। ध्रुवंश अब कायरा के सीने को देखता है जिस पर खून दिख रहा था। ध्रुवंश कायरा के दिल पर हाथ रखकर कहता है, आई लव यू। ध्रुवंश जैसे ये कहता है, कायरा का दिल धीरे धीरे धड़कने लगता है। यह एहसास होते ही ध्रुवंश के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहता है, कायरा, योर हार्ट बीट इज़ नॉर्मल। ध्रुवंश के एहसास को समझकर कायरा की धड़कनें अब सही हो चुकी थी। ध्रुवंश जल्दी से कार का गेट खोलकर कायरा को अपने गोद में लेकर भागते हुए हॉस्पिटल में चला जाता है। नैना इस वक्त कब्रिस्तान पर खड़ी हुई सामने पीयूष और सौम्या की कब्र को देख रही थी। पिछली बार रुद्रांश नैना को गोवा से ही ले गया था, क्योंकि पीयूष और सौम्या और नैना यहाँ टाइम स्पेंड करने आए थे। रुद्रांश ने नैना के आंखों के सामने पीयूष और सौम्या की जान ली थी। कुछ पूछताछ के बाद नैना को पता चला कि होटल के जो मालिक थे, उसने पीयूष और सौम्या को यहाँ दफना दिया था, क्योंकि पीयूष और सौम्या का रुद्रांश बस मारकर चला गया था। उस वक्त के बारे में सोचकर नैना के आंखों में नमी छा जाती है। वह उन दोनों की फ़ोटो और नाम देख रही थी, तभी उसे एक जाना पहचाना सा आवाज़ आती है, सनम।
नैना जैसे ही उस आवाज़ को सुनती है उसका दिल दर्द से थम जाता है। नैना के पलटते ही हिम्मत नहीं हो रही थी, पर फिर भी वह बहुत मुश्किल से हिम्मत करके पलटती है। पलटते उसकी नज़र रुद्रांश की आंखों पर चली जाती है। नैना का डर से पूरी शरीर कांप उठती है। रुद्रांश नैना के चेहरे को बहुत ही गौर से देखता है। नैना को भले उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, पर उसके बावजूद रुद्रांश को इस वक्त वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। रुद्रांश उसे देखते हुए कहता है, कहाँ चली गई थी सनम? पूरे शहर, हर गली, हर चौराहे मैंने तुम्हें ढूंढा, ऐसे भी क्या नाराज़गी थी मुझसे? इतना कहते रुद्रांश अपने कदम नैना की ओर बढ़ाता है। नैना उसके कदम बढ़ाते ही पीछे हटने लगती है। रुद्रांश उसके बढ़ते हुए शायरनामा अंदाज में कहता है, क्या अजीब सा जादू है तुम में, पास दिखते ही प्यार आता है। तुम ख्वाब नहीं हो मेरी, क्योंकि ये दिल तुम्हारे बगैर न धड़कता है। नैना पीछे हटते हटते रुक जाती है। उसके आंखों में डर था और रुद्रांश के चेहरे पे खुशी। वह सच में नैना को चाहने लगा था, पर उसने जो किया था वह माफ़ी के काबिल बिल्कुल भी नहीं था। नैना डर से कहती है, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है मुझे। इतना कहते हुए नैना अब फिर से उन दर्दों को रूबरू होने लगती है। उसे अपनी ही दर्द भरी चीख कानों में सुनाई देती है, पर रुद्रांश उसकी हालत देखकर भी नहीं रुकता। उसे तो बस नैना के करीब आकर उसे छूना था, उसे भाव में लेना था, और इन सब की वजह से उसे नैना की हालत तक नहीं दिख रही थी। नैना हमेशा से ही अपनी चाहत पूरी करना कर रुद्रांश हमेशा से ही अपनी चाहत पूरी करता रहता था और आज भी उसे अपनी चाहत पूरी करनी थी। रुद्रांश नैना के करीब आता है। नैना डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्रांश ने नैना को छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, इतनी भी जल्दी क्या है भाई? आवाज़ सुनते ही रुद्रांश झट से पलटता है। पीछे ध्रुव बड़े ही स्टाइल से खड़ा था और साथ में आदित्य भी खड़ा था, जो रुद्रांश को नफरत से देख रहा था। रुद्रांश आदित्य को देखते ही डर सा जाता है, क्योंकि वह एक बार आदित्य के हाथों मर चुका था। रुद्रांश वहाँ से भागने के लिए दूसरी ओर रास्ता चुनता है, पर वहाँ पर भी अर्जुन और अनुराग बड़े स्टाइल से खड़े थे। रुद्रांश अब फिर से की दूसरे रास्ते की ओर देखता है। वहाँ दर्श और रूहान खड़े थे। रूहान की सड़ नजरें बस रुद्रांश पर गड़ी हुई थी। रुद्रांश के पास अब एक भी रास्ता नहीं था और वो सामने का था। एक ही रास्ता था सामने का, लेकिन वह रास्ता भी खाली नहीं था। सामने से अव्यान और रुद्र और ध्रुवंश अपने एरेगेंट से चाल में आ रहे थे। तीनों एक साथ आ ही रहे थे, जैसे किसी पिक्चर के हीरो आते हैं। तीनों की पर्सनैलिटी इस बार एक समान लग रही थी। तीनों के चेहरे पर इस वक्त सेम एक्सप्रेशन थे और वो था एक्सप्रेशन लेस। रुद्र को देखकर रुद्रांश बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि अब तक उसे पता नहीं था कि रुद्र उसके खिलाफ है। एक बेटा अपने बाप के खिलाफ है। रुद्रांश रुद्र को एकदम से गुस्से से कहता है, टाइगर, व्हाट इज़ दिस? तुम उनके साथ क्या कर रहे हो? तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। रुद्र सर्द आवाज़ में कहता है, डैड, यू नो आई डोंट लाइक समवंस ऑर्डर मी। रुद्र की आवाज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि वह रुद्रांश को डराने को मजबूर कर गया, पर फिर भी वह रुद्र को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हुए कहता है, टाइगर, मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हें याद नहीं? मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आपने इन हाथों से तुम्हें चलना सिखाया। रुद्रांश किसी भी तरह से रुद्र को अपनी तरफ करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर रुद्र उसकी तरफ हुआ तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। उसने रुद्र को ऐसे हथियार बनाया था जिसे हराना इतना आसान नहीं था। रुद्र को इस वक्त रुद्रांश पर तरस आ रहा था। वह आगे बढ़कर रुद्रांश के सामने खड़ा होता है और रुद्रांश बहुत ज़्यादा उम्मीद से रुद्र को देखता है। रुद्र रुद्रांश की आंखों में देखकर कहता है, डैड, आपने मुझे पाला है, लेकिन आपको भी पता है कि आपने मुझे एक हार्टलेस इंसान बनाया है, और हार्टलेस इंसान के दिल में किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता। रुद्रांश अब इधर उधर देखने लगता है। रुद्रांश को सबके चारों ओर से घेर लिया था। रुद्रांश तो इस वक्त यहाँ कोई बॉडीगार्ड के साथ भी नहीं आया था, क्योंकि वह तो नैना को पीछे करते हुए अपने बॉडीगार्ड को छोड़कर आया गया था। उसे जरा भी पता नहीं था कि नैना का उसे दिखना एक चाल थी। वह तो बस नैना को पाने के लिए चाह की खुशी में खोया रहा। रुद्रांश खुद को घिरा हुआ पाकर तुरंत अपने गन को निकालता है,
लेकिन वह उसे किसी के ऊपर भी चला पाता। रुद्र बहुत ज़्यादा फुर्ती से रुद्रांश के हाथ पर शूट करता है। रुद्रांश के हाथ से गन छूटकर गिर जाती है। ध्रुव जल्दी से आगे आकर उसके गर्दन पे हाथ में जकड़ लेता है और कहता है, इतनी ज़्यादा भी क्या जल्दी है भाई, मुलाकात तो ठीक से हो जाए। इतना कहते वह रुद्रांश के जमीन पर पटक देता है। उसके पटकते ही रुद्रांश आदित्य के पैरों में गिर जाता है। दर्श रुद्रांश का गिरा हुआ गन उठाता है। रुद्रांश नजरें उठाकर आदित्य को देखता है तो एकदम से उसके दूर हो जाता है। आदित्य रुद्रांश को सर्द आवाज में कहता है, एक बार मेरे हाथ मरकर शांति नहीं मिली, अब फिर से मरने आ गए। रुद्रांश उठने की कोशिश करता है। उसी वक्त रूहान उसके पेट पर लात मारता है। रुद्रांश फिर एक बार फिर गिर जाता है। अर्जुन, अनुराग और ध्रुवंश को आगे बढ़ते हैं और सब मिलकर रुद्रांश को मारने लगते हैं। हर कोई अपने गुस्से को उसके ऊपर उतार रहा था। आदित्य, आव्यान और रुद्र खड़े हुए बस रुद्रांश को पिटते हुए देख रहे थे। नैना को भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रही थी। उस पर एक साथ जानलेवा हमला हुआ था तो उसकी हालत तो बिगड़नी ही थी। पूरे 1 घंटे तक रुद्रांश को मारने के सभी रुक जाते हैं। रुद्रांश की हुलिया बिगड़ चुका था। रुद्रांश के कपड़े फट चुके थे। चेहरे पे हर जगह खून दिख रहा था। उसके शरीर पर हर जगह चोटें दिख रही थी। रुद्रांश बहुत कोशिश करके अपनी आंखें खोलता है। वह अब जमीन पर रेंगते हुए नैना के पास जाता है। उसके पैरों को पकड़ लेता है क्योंकि उसके उठा नहीं जा रहा था। रुद्रांश नैना के पैरों के सारे हल्का उठते हुए उसे देखकर कहता है, सनम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। टाइगर से कहो कि वह मेरी जान ना ले। देखो वो हमारा बेटा है, वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगा। नैना का दिल बहुत ही ज़्यादा नरम था। रुद्रांश की हालत देखकर उसे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रही थी। रुद्रांश आगे बोला, सनम मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हम तीनों एक साथ रहेंगे। मैं तुम्हें अब कभी हर्ट नहीं करूँगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्लीज़ एक बार सुधरने का मौका दो। दर्श रुद्रांश को ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता और चिल्लाता है, नैना इसकी बात मत सुनना। तुम्हें याद है ना, इसने तुम्हें 2 बार कैद करके टॉर्चर किया। ये माफ़ी के लायक नहीं है। इतना कहकर वह रुद्रांश को गुस्से से घूरते हुए कहा, अब तू ये क्या चीज़, तुझे तो मैं बताता हूँ। इतना कहकर दर्श गुस्से से आगे बढ़ने लगा पर तभी आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। दर्श उसे घूर कर देखता है। इस वक्त आदित्य के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वह बस सामने नैना और रुद्रांश को देख रहा था। रुद्रांश की हालत देखकर नैना की आंखें नम हो जाती हैं। देखो सनम, मैं मानता हूँ मैंने 2 बार तुम्हें बहुत हर्ट किया पर अब नहीं करूँगा। टाइगर तुम भी समझो, अब से मैं तुम्हारी मॉम का खुश रखूँगा, उसे बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगा। हम तीनों फैमिली की तरह एक साथ रहेंगे। कहते हुए रुद्रांश रुद्र को देखता है। रुद्र तो बस नैना को देख रहा था। वह रुद्रांश को कोई बात नहीं सुन रहा था। नैना अपनी नम आंखों से रुद्रांश को देख ही रही थी। तभी रुद्र अपने हाथ का गन नैना के पास करके कहता है, मॉम जस्ट किल हिम। मुझे आपको ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से डैड की वजह से आपने अपने कोक के बच्चे को खो दिया और अपने पेरेंट्स को भी। जैसे ही रुद्र यह कहता है नैना के आंखों में आंसू बह जाते हैं। अनायासी नैना का हाथ उसके पेट पर चला जाता है। 2 बार उसने अपने कोक के बच्चे को खो दिया। पीयूष और सौम्या को भी खो दिया और वो भी सिर्फ रुद्रांश की वजह से। नैना कुछ देर तक सोचने के बाद रुद्र को पकड़ा गन लेती है पर उसे चलाना नहीं आता था। रुद्रांश जब देखता है कि नैना को गन ले लिया और उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। कुछ सोचने के बाद रुद्रांश नैना के हाथ पकड़ उसके गन को सीधे अपने दिल पर पॉइंट करता है। फिर कहता है, तुम्हें मुझे मारना ही है ना, तुम मारो, मेरे सीने पर मारो। एक पल के लिए सभी हैरान हो जाते हैं। रुद्रांश नैना के हाथ को इस तरीके से पकड़ता है कि वह खुद शूट कर सके। रुद्रांश नैना की आंखों में देखते हुए कहता है, आई लव यू नैना। बस इतना कहते ही नैना के सारे वो अपने सीने पर शूट करता है। रुद्रांश अब जमीन पर गिर जाता है। नैना के हाथ से गन छूटकर गिर जाती है। अभियान आगे बढ़कर नैना के कंधे को हाथ रखता है। नैना एकदम से नीचे गिरे रुद्रांश को देख रही थी। उसे इस वक्त नैना को मारकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। इस वक्त नैना को मारकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। नैना को दर्श वहाँ से कार की तरफ ले जाता है कि नैना को मारकर नहीं आएगा, तो आप समझ जाना।
नैना को दर्श वहाँ से कार की तरफ ले जाता है क्योंकि ज़्यादा देर तक सब कुछ देखते रहने से उसकी तबीयत पर असर पड़ सकता था। नैना आगे चल रही थी और दर्श थोड़ा उसके पीछे था। कार के पास पहुँचते ही नैना दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बैठने वाली होती है, वहाँ ही अचानक उसका सर घूम जाता है, जिससे वह लड़खड़ा जाती है। नैना गिरती उससे पहले ही दर्श उसे संभाल लेता है। नैना अपने सर को पकड़कर दर्श की नज़र उठाकर देखती है। दर्श नैना की खूबसूरत आंखों में देखते हुए कहता है, तुम ठीक हो? नैना दर्श को देखकर खुद को देखती है। खुद तो दर्श के बाहों में देखकर वह तुरंत उससे दूर होकर नजरें झुका लेती है। दर्श यह देख सकता था कि नैना अनकंफर्टेबल हो रही है, इसलिए वह कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं छूता, पर तुम गिर रही थी। नैना कोई जवाब नहीं देती और कार में अंदर बैठ जाती है। वहीं वहाँ रुद्रांश की सांसें अब भी चल रही थी। वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड मिट्टी खोद रहे थे। कुछ वक्त में काफ़ी गहराई तक गड्ढा कर दिया गया। आदित्य रुद्रांश को अपने पैरों से गड्ढे में गिरा देता है। रुद्रांश के मुंह और नाक में इस तरह से सेट किया गया ताकि उसे सांसें मिल जाएं। रुद्रांश के मुंह और नाक पर इस तरह सेट किया गया था कि उसे सांसें मिल पाएं। रुद्रांश को देखकर कहता है, घुट घुट कर जीना किसे कहते हैं, ये आपको अब समझ आएगा। मौत के करीब जरूर है, लेकिन मौत नहीं मिली और इतनी आसानी से मिलेगी भी नहीं। रुद्रांश अपनी आंखें बंद करता है और उसके ऊपर मिट्टी डाला जाता है। उसे जिंदा ही जमीन पर दफनाया जाता है और फिर भी उसे सांस मिल रही थी, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि रुद्रांश इतनी आसानी से मर पाए। अव्यान रोनी की ओर देखकर कहता है, यहाँ पर सिक्योरिटी लगा दो। अब सभी वहाँ से चले जाते हैं। एक हफ्ते बाद एक अलग ही तरह की चहल पहल थी। एक खुशी का माहौल था। घर की लेडीज तैयारियों में लगी हुई थी। काव्या चिल्लाते हुए कहती है, सपना सारे सामान ठीक से रख दिए ना तुमने? सपना उधर से चिल्लाते हुए कहती है, हाँ काव्या, मैंने कर दिया। प्रीत और श्रेष्ठा इस वक्त किचन में थी। श्रेष्ठा कहती है, अच्छा हुआ हमने जल्दी उठाकर ये सब कुछ कर लिया, वरना पता नहीं क्या करते। इतनी सारी डिश, ओ गॉड। प्रीत श्रेष्ठा के बात पर हंसने लगी। काव्या कुछ सामान को पकड़े हुई चिल्लाती है, अन्ना, प्रज्ञा, एक बार परी को देखो तो आओ कि वो तैयार हुई या नहीं। प्रज्ञा और स्वर्णा भी इस वक्त काम पर लगी हुई थी। काव्या की आवाज़ सुनकर दोनों जल्दी से हाथ सिर लाकर आव्या के कमरे की ओर चली जाती हैं। आज नैना और रुद्र यहाँ आ रहे थे रिश्ते की बात करने, जो नैना ने पहले इन्फॉर्म कर दी थी। रुद्र और नैना के स्वागत के लिए ही तैयारियां में सब जुटे हुए थे। अप्रिता मुंह बनाए सभी को देख रही थी। पृथ्वीराज और विशाखा पूरे घर की चहल पहल देख रहे थे। विशाखा ये सब कुछ देखकर कहती है, ऐसे लग रहा है जैसे बीते हुए दिन लौट आए हों, वही चहल पहल वाली खुशियाँ। बोलते हुए विशाखा के होठों पर मुस्कुराहट छा जाती है। पृथ्वीराज भी संतुष्ट होकर हाँ कहते हैं। आरुष भी इस वक्त सपना की हेल्प में लगा हुआ था। शिव और अनु इस वक्त टेरेस पर थे। अनु शिव के हाथ को पकड़ती है, पर शिव तुरंत ही उसे अपना हाथ छुड़ा लेता है। शिव अनु को देख नहीं रहा था। एक्चुअली उसने अनु के शादी की बात चली थी, तब से शिवा उसे इग्नोर कर रहा था। अनु एक बार फिर कोशिश करते हुए कहती है, शिवा प्लीज़ मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हारे सिवाय किसी और से शादी नहीं करूँगी। अनु की बात सुनकर शिवा उसकी ओर मुड़कर कहता है, तो क्या तुम मेरे लिए अपने पापा और मामा को बात को टाल दोगी? उनसे लड़ जाओगी? उनसे रिश्ता तोड़ दोगी? अनु यह सुनकर हैरानी से शिवा को देखती है। शिवा आगे बढ़कर अनु के बाजू को पकड़कर कहता है, देखो अनु, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक जीवन साथी खोजते हैं, जिसके पास पैसा हो ताकि वो अपनी बेटी को खुश रख सके। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि तुम अंकल आंटी की बात ना सुनो। मैंने मुंबई की टिकट कर ली है, मैं अब वहीं रहूँगा। कल ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहते शिवा एक पल अनु की आंखों में देखता है, फिर उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। अनु जल्दी से उसके पीछे आकर उसे पीछे से हक कर कहती है, नहीं प्लीज़ मत जाओ शिवा, मैंने तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। शिवा चुपचाप ही रहता है, क्योंकि दर्द तो उसे भी हो रहा था, पर वह खुद को मजबूर करने के अनु से खुद को छुड़ाकर जल्दी से तेज कदमों से चला जाता है नीचे। कारा घर के अंदर आती है और उसे आते हुए देखते ही श्रेष्ठा कहती है, बेटा तुम ठीक हो? इतना लेट कैसे हो गया आने में? कायरा जवाब देती है, वो आंटी मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। श्रेष्ठा हाँ मैं सर हिलाकर कहती है,
ठीक है, सोफे पे बैठ जाओ, वैसे भी तुम्हारी चोट पूरी तरह से भरी नहीं है। कायरा मुस्कुराते हुए सोफे की ओर बढ़ जाती है और विशाखा के पास बैठ जाती है। अब वह विशाखा से बातें करने लगती है। कुछ देर बाद नैना और रुद्र आते हैं और उनके आते ही सभी लोग हॉल पर आ जाते हैं। काव्या मुस्कुराते हुए नैना की ओर बढ़ती है और उसे गले लगाकर कहती है, कैसी हैं आप मेरी समधन जी? समधन सुनकर सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। नैना हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप बताइए समधन जी। काव्या भी हंसते हुए हाँ कहती है। यह सब फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, बल्कि बस हंसी मजाक के लिए कहा जा रहा था। काव्या नैना और रुद्र को बैठने के लिए कहती है, तो नैना और रुद्र सोफे पर बैठ जाते हैं। सबके बीच बातें होने लगती हैं। फिर प्रज्ञा और स्वर्णा आव्या को लेकर आते हैं। आव्या के आज ग्रीन कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी और थोड़ा बहुत सजी हुई थी। रुद्र ने आव्या के साड़ी में कभी नहीं देखा था। साड़ी में आव्या का फिगर इतने अच्छे से दिख रहा था कि कोई भी ललचा जाए। रुद्र की नज़र आव्या पर टिकी हुई थी और आव्या की नज़र झुकी हुई थी। आव्या कहीं खोई हुई थी। आव्या के हाथ में इस वक्त चाय की ट्रे थी। इस वक्त ऐसी फॉर्मेलिटी हो रही थी जब लड़का लड़की को पहली बार देखने आता है। आव्या जाकर सबको चाय देती है और आखिर में रुद्र के पास जाकर रुक जाती है। आव्या की नज़रें अब तक झुकी हुई थी। काव्या यह देखकर मुस्कुराती है क्योंकि उसने ही आव्या से ऐसे करने के लिए कहा था। काव्या आव्या के हर शादी फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से करवाना चाहती थी क्योंकि अव्यान की शादी उसने नहीं देखी थी। रुद्र आव्या की झुकी पलकों को देखकर कहता है, मैं चाय नहीं पीता। उसके यह बोलती आव्या जो हल्का झुकी हुई थी वह खड़ी हो जाती है। विशाखा रुद्र से कहती है, चाय नहीं पीते तो क्या पीते हो बेटा, बताओ, प्रिंसेस बना कर ले आएगी। रुद्र की नज़र अब आव्या के होठों पर चली जाती है तो हल्के पिंक कलर के दिख रहे थे। रुद्र उसके होठों को देखकर कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसके पीछे खड़ा अव्यान उसके कंधे पे हाथ रखकर थोड़ा झुककर धीरे से कहता है, ऐसा जवाब देना के बारे में सोचना भी मत, पूरी फैमिली है यहाँ। अव्यान समझ चुका था कि रुद्र बेशर्म जैसा जवाब देगा, इसलिए ही वह मना कर देता है। रुद्र आव्या की नज़र हटाकर कहता है, मैं सिर्फ ड्रिंक करता हूँ। इसके इस जवाब में सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं विशाखा यह सुनकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे ड्रिंक से सख्त नफरत थी। इस ड्रिंक की वजह से उसका दिल टूटा था। पृथ्वीराज किसी और के साथ रात बिताई थी। विशाखा सख्ती से कहती है, अगर ऐसा है तो छोड़ना पड़ेगा। हम अपनी प्रिंसेस को किसी ऐसे इंसान के पास अभी नहीं सौंपेंगे जो नशा में रहकर होश में ना रहे। रुद्र यह सुनकर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी नैना उसके हाथ पर कसकर पकड़ लेती है क्योंकि अच्छी तरीके से पता था रुद्र क्या बोलने वाला है। अगर रुद्र खुद रिश्ते की बात करने आता तो वह तय था कि रिश्ता तुड़वा कर ही रहता। नैना हंसते हुए कहती है, हाँ छोड़ देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, छोड़ देगा ना रुद्र। कहते हुए नैना रुद्र को घूरती है पर रुद्र कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वह अपनी बुरी आदत को कभी नहीं छोड़ने वाला था। विशाखा रुद्र के जवाब का इंतज़ार करती है पर नैना दूसरी बात करके उसका ध्यान भटका देती है। आव्या तो अब भी अपनी उलझन में थी क्योंकि अब तक रुद्र ने उसे कुछ भी नहीं बताई थी, इसलिए वह अब भी उसी दिन के गुम थी और इस रिश्ते पर उसे जरा भी ध्यान नहीं था। आव्या के चेहरे को नोटिस कर रहा था, साथ ही ध्रुवंश भी उसके चेहरे को नोटिस कर रहा था। दोनों ही भाई अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो रहे थे। तो वह यह समझ सकते थे कि आव्या किसी चीज़ से उलझन में हुई है। कुछ देर बात करने के बाद सब डिसाइड करते हैं कि शादी इसी कुछ 3-4 महीने में होगी। रुद्र और आव्या की शादी की बात चल ही रही थी, तभी अनुराग बीच में कहता है, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम प्रिंसेस के साथ अनु की भी शादी करवा दें। मैंने लड़का ढूंढ लिया है और उसके पेरेंट्स से बात भी कर ली है। यह सुनकर तो अनु शॉक्ड हो जाती है। वहीं शिवा जो वहाँ खड़ा था उसका तो दिल टुकड़ों में फट जाता है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसके दिल में खंजर मार दिया हो। प्रीत झट से कहती है, अच्छा आइडिया है, मैं तो कहती हूँ इसी हफ्ते सगाई भी हो जाए ताकि सब एक दूसरे के बंधे रहें। प्रीत का सजेशन सभी को अच्छा लगता है। कायरा ध्रुवंश को देखती है
और उसे ही देख रहा था। शादी की बात से दोनों के मन में चाहत उमड़कर आ रही थी। श्रेष्ठा दोनों को देखकर हंसते हुए कहती है, तुम दोनों फिक्र मत करो, तुम्हारी भी शादी कराएंगे। पहले कायरा के पेरेंट्स तो बात कर लें। बात करने की क्या ज़रूरत है? मेरे बेटे में कोई कमी है क्या? देखना, देखते ही हाँ कर देंगे। ध्रुव एकदम से कहता है तो श्रेष्ठा उसे घूर कर देखते हुए कहती है, हाँ, अगर हाँ नहीं किया तो गंजो दिखाने लगोगे। श्रेष्ठा की बात से एक बार फिर हॉल खिलखिला उठता है। रुद्र को अब फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी क्योंकि वह लोगों के बीच नहीं रहा है और उसने हर वक्त बक नहीं सुनी थी, इसलिए वह अब सोफे से उठकर चला जाता है। सब अपने में ही बिजी थे, इसलिए कोई इस पर ध्यान नहीं देता। पर आव्या रुद्र को जाते हुए देखती है। आव्या भी कुछ देर बाद रुद्र के डायरेक्शन की ओर चली जाती है। वह अब बाहर जाकर देखती है तो अप्रिता रुद्र से चिपककर फोटो खिंचवा रही थी। रुद्र इरिटेट हो रहा था। अप्रिता के साथ स्वर्णा भी थी। अप्रिता अपने पेट पर रुद्र का हाथ रखते हुए कहती है, जीजू ऐसे। रुद्र तुरंत अपना हाथ हटाता है और एकदम से उससे दूर हो जाता है, जिसे देखकर अप्रिता फिर से उसे खींचती है। आव्या यह देखकर आगे बढ़ती है और अप्रिता का हाथ पकड़कर उसे दूर करते हुए कहती है, अप्रिता, जब उसे फ़ोटो खिंचवाना नहीं है तो क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो? स्वर्णा भी मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ दी, देखिए ना, अपना दी ने मुझे जीजू के साथ एक फ़ोटो भी नहीं खींचने दी। अप्रिता और स्वर्णा एक साथ ही रुद्र के पास आई थी, पर अप्रिता ही फ़ोटो खिंचवाती रही। अप्रिता अजीब से मुंह बनाकर आव्या से अपना हाथ छुड़वाती है और अपने कान में झुककर कहती है, जब आप मेरे डैडा के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। आप डैडा को मुझसे छीन रहे हैं और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इतना कहकर अप्रिता गुस्से से आव्या को घूरती है और वहाँ से चली जाती है। आव्या तो अप्रिता की बात सुनकर हैरान हो जाती है। अप्रिता ने जाने में स्वर्णा आगे आकर मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, दी, मुझे एक फ़ोटो चाहिए जीजू के साथ। आव्या का ध्यान अब स्वर्णा पर चले जाता है। स्वर्णा के मासूम चेहरे को देखकर आव्या अप्रिता की बात को भूलकर मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, चलो हम तीनों लेते हैं। स्वर्णा एकदम से खुश हो जाती है। तीनों एक सेल्फी लेते हैं और स्वर्णा वहाँ से चली जाती है। आव्या शांति से रुद्र को देखती है। रुद्र फ्रस्ट्रेशन में खड़ा था। रुद्र आव्या को देखकर कहता है, हाउ इरिटेट्स योर फैमिली। आव्या भौं चढ़ा कर कहती है, ओह रियली, अगर इतना इरिटेशन हो रहा है तो शादी के लिए मना कर दो, वरना तुम्हें ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा। रुद्र अपने दोनों हाथ को पॉकेट में रखकर कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार शादी हो गई तो फिर अपनी शक्ल यहाँ नहीं दिखाऊंगा। इतना कहती रुद्र आव्या की ओर कदम बढ़ाकर उसे कमर पर हाथ रखकर अपनी करीब खींच लेता है। रुद्र के हाथ अब आव्या के सॉफ्ट कमर पर थे। आव्या रुद्र को देखने लगती है। रुद्र आव्या की साड़ी को देखते हुए बेफिक्र से कहता है, कपड़े में ही इतनी हॉट लगती हो तो बिना कपड़ों के कितनी हॉट दिखती होगी। कहते हुए रुद्र एकटक उसकी आंखों में देख रहा था। आव्या के गाल लाल हो जाते हैं और वह खराब सा मुंह बनाकर कहती है, छी, तुम कितने गंदे हो। रुद्र आव्या की आंखों में फोटो पर देखते हुए कहता है, इसमें गंदा जैसा क्या है बेबी गर्ल, एक दिन तो तुम्हें बिना कपड़ों के मैं देखूंगा ही और छूंगा भी। आव्या उसके सीने पर मारते हुए कहती है, छी, चुप रहो, कैसी बेहुदा बातें करते हो। रुद्र आव्या के आगे आते बालों को पीछे करते बोला, परेशान करते तुम्हारे सवाल मुझे बड़ी दुश्मनी सी लगती है। परेशान करते तुम्हारे सवाल मुझे बड़ी दुश्मन सी लगती है। इतना कहते रुद्र आव्या की आंखों में देखता है। आव्या कंफ्यूज से रुद्र को देखती है। रुद्र कहता है, आई लाइक दैट कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि तुम उस रात को भूल नहीं रही हो। मैंने सीधा सीधा तो कह दिया ना कि तुम्हारे देखने का तरीका बहुत गलत है। आव्या तुरंत परेशान होकर पूछती है, हाँ तो सच बता दो ना, मैं गलत ही सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा वो कोई भी देखता तो गलत ही समझता। किसी दूसरे की सोच से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी सोच से फ़र्क पड़ता है। मैं सिर्फ एक लड़की को अपने बहुत करीब लाना चाहता हूँ और वो बस तुम हो। ये जानकर भी अगर तुम्हारे दिमाग में वही चल रही है तो कुछ नहीं कर सकता।
रुद्र यह शान से कहता है। आव्या भी तुरंत कहती है, बताओगे दोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मैं बस ये पूछ रही थी कि क्यों तुम वहाँ थे और क्यों तुम्हारी गर्दन पे वो निशान आए। आव्या के वही सवाल से अब रुद्र को गुस्सा आने लगता है। वह आव्या की कमर को छोड़कर एकदम से दूर होकर गुस्से से कहता है, तुम्हें अपनी ही सोच आगे रखनी ना तो सुनो, मैंने उसके साथ एक रात बिताई। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।